तो मूविंग चार्जेस के आज के लेक्चर में बच्चों हम सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सोलेनॉइड और हम सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। अब देखिए ये सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड एक सिलिंड्रिकल कॉइल है जिसका रेडियस हम मान ले अगर कि r है, तो सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है वो रेडियस से बड़ी होती है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज मच मच ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अब देखिए ये सर्कुलर बेस देख रहे हैं, ये दो सर्कुलर एजेस हैं इसके। ये जो सर्कुलर बेस है ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है, जैसे कार्डबोर्ड। तो बेस मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कार्डबोर्ड। और यहाँ पर किस तरह से जो कॉइल्स होती है वायर की वो कैसे अरेंज होती है, देखिए ये ऐसे इस तरह से टर्न्स दी गई हैं वायर की। और मान लीजिए अब ये एक जो एज होगा इस कॉइल का, यहाँ ये वायर से, ये जो वायर का एक एंड होगा, दोनों एंड्स इसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक सेल से। और ये करंट मूव करेगा इस लूप में, अंदर से जा रहा है करंट, यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से ये बाहर आते हुए दिखाई देगा। यहाँ से अंदर जा रहा है और फिर ऊपर पीछे से मूव होगा और ऊपर से ये बाहर आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मैं नोट करा देती हूँ कि जो वायर्स है, वायर्स आर टर्न्ड like a helical coil with concentric rings very close to each other but insulated from each other। कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब क्या हो गया, देखिए ये सेंटर सबका सेम है, ठीक है। और हेलिकल रिंग क्या होती है, जैसे स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, ये इस तरह से कॉइल बनाई हुई है वायर की, इसको हम हेलिक्स बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो अब ये जो, अगर इस सेटअप को हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पर आ जाएगी। व्हेन दिस सेटअप इज सस्पेंडेड फ्रीली, इट रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अभी तो करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, बैटरी को रिवर्स किया और करंट यहां से एंटर किया और अगर यहां से बाहर निकलेगा, यानी अगर हम करंट की डायरेक्शन हम कैसे चेंज करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देंगे।
तो जो सोलेनाइड होगा वो भी 180 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा और उसकी जो पोलैरिटी होगी वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन कैसे रिवर्स होगी? बाय चेंजिंग पोलैरिटी ऑफ बैटरी। द सोलेनॉइड rotates 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा और ये जो बैक वाला पार्ट है ये फ्रंट में आएगा और फ्रंट वाला बैक में चला जाएगा, है ना। देयर, यहां मैं नोट करा देती हूँ, देयर एंड पोलैरिटी रिवर्सेस। अब ये जो करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल है ये क्या करेगी? ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल like spring behaves like a magnet। अब हम ये मान लेते हैं ये जो टर्न थी, ये जो टर्न थी, ये तो मैंने आपको बहुत अभी समझाने के लिए, स्ट्रक्चर क्लियर करने के लिए सिर्फ 5 टर्न्स बनाई है, वैसे तो बहुत सारी टर्न्स होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो टर्न्स है ये कितनी है? n। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बहुत सारी टर्न है तो हमें कैलकुलेशन के लिए एक यूनिट लेंथ पर कितनी टर्न्स है उनको हमें लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स ओहो पर यूनिट लेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से और ये क्या हो जाएगा? n बाई एल। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए ये जो सोलेनॉइड है इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाती हूँ कि कैसे आएगा। देखिए ये सोलेनॉइड, इसके सिर्फ अभी मैं 2 ही एज कंसीडर कर रही हूँ। देखिए सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि एक एंड से क्या होगा? करंट अंदर जाएगा, ऐसे ये इस वाले एंड पर से करंट अंदर जाएगा, ये वाला जो एंड है इससे करंट अंदर जाएगा और इस वाले एंड से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर देखिए अगर करंट यहाँ से अंदर जा रहा है तो आप राइट हैंड थंब रूल करेंगे, लेंगे और क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है ना। अंदर जा रहा है थंब को अंदर जा रहा है प्लेन ऑफ पेपर में, तो थंब की डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पेपर की तरफ करेंगे तो जो कर्ल होगी फिंगर की वो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए दिखाई देगी। तो ये इस तरह से डायरेक्शन जो होगी वो करंट की हो जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ से करंट आपको बाहर आता हुआ दिखाई देगा। ये वाला स्ट्रक्चर मैं थोड़ा बड़ा बना रही क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
डिस्कस करनी है हमें, नीचे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ करंट आपको प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिंगर्स को कर्ल कर ली, थंब को पॉइंट कीजिए करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो ये डायरेक्शन इधर मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे आएगी। ऐसे ऐसे, ठीक है। और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कैसे होंगी, इस तरह से यूनिफॉर्मली। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सोलेनॉइड के अंदर। along the axis of solenoid, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए देखिए, अब यहाँ पर तो बहुत सारे टर्न्स हैं सोलेनॉइड के अंदर। देखिए बहुत, ये तो मैंने आपको थोड़े से टर्न्स दिखाए, लेकिन बहुत सारे टर्न्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स होते हैं या हंड्रेड्स ऑफ टर्न्स होते हैं, डिपेंड करता है। तो अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करके। देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ पर ये बनाती हूँ, दोनों एजेस बनाऊंगी सोलेनॉइड के। एक एज मैंने यहाँ बना दिया, ओहो। ये देखिए, और जो टर्न्स थी हमारी उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये टर्न्स आ गई थी, ये अंदर की तरफ जाती हुई, और इस वाले एंड से ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अब हमें ये जो हमने टर्न्स बनाई थी ऊपर, उन टर्न्स पे ये छोटा सा एक पार्ट हम ये क्या कर देते हैं, काट के अलग कर देते हैं, इतना सा पार्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंटल रिंग। एक छोटा सा एलिमेंट हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो एक्सिस से ये डिस्टेंस यानी रेडियस कितना है, आर। अब हम इस पी पॉइंट पर क्या चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वी आर फाइंडिंग बी एट पी। अब ये देखिए, ये छोटा सा हमने एलिमेंट सेपरेट किया, और इस एलिमेंट की, ये मैं एलिमेंट यहां तक हम लेंगे, और ये कितना है, डी एक्स है इसकी लेंथ, ठीक है। पी पॉइंट इस एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर इस कॉइल से हम मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। अब देखिए, अगर हम बायो सावर्ट लॉ लगाते हैं, तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है बायो सावर्ट लॉ से कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंटल रिंग पर पॉइंट पी पर कितना होगा, और ये एलिमेंटल जो रिंग है ये क्या है, करंट कैरिंग। हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, इट विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर
अपॉन 2r² प्लस x²। हमने जो फॉर्मूला किया था वहां x और a लिया था डिस्टेंस, ठीक है। x a जो था वो रेडियस था और x डिस्टेंस था। यहाँ पर रेडियस अगर हमने r लिया है और ये पावर आ गई 3/2। ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। अब देखिए इस dx वाले पोर्शन में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ dx। अब dx लेंथ में कितनी टर्न आ जाएगी? n dx। भाई नंबर ऑफ 10 टर्न्स अगर हम एक 1 यूनिट लेंथ में निकालें तो कितना आएगा? n। नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 यूनिट लेंथ 2n। नंबर ऑफ टर्न्स इन 3 यूनिट लेंथ 3n। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx तो कितना हो जाएगा? n dx। एक टर्न में करंट कितना है? दैट इज I। तो n dx टर्न्स में करंट कितना होगा? n dx इंटू I। अब देखिए ये हमारी B थी। अब कुछ नहीं करना, हमने क्या कर देना है, जो करंट है I की जगह हमने ये वैल्यू प्लेस कर देनी है, क्योंकि टोटल करंट कितना हो जाएगा? n dx इंटू I। यहां पर हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो देखिए और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, म्यू नॉट n dx I r² अपॉन 2 इंटू r² प्लस x² इंटू 3 पावर आ गई 3/2। लेकिन हमें क्या करना है, हमने तो अभी ये एक रिंग ली है, लेकिन वो हमें पता है कि जो सोलेनॉइड है उसके अंदर तो ऐसी पता नहीं कितनी सारी टर्न्स हैं और हर टर्न एक रिंग बना रही है। तो जितनी रिंग्स उस पर प्रेजेंट है, हम सभी रिंग्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, है ना। वी वांट टू फाइंड B ड्यू टू ऑल सच रिंग्स। तो अब ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, ये हमने दोनों एंड्स लिए सोलेनॉइड के। ये हमारा एक एलिमेंट था। अब ऐसे पता नहीं कितने एलिमेंट होंगे। तो ये P पॉइंट इस एज से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई कॉइल होगी, P पॉइंट यहाँ से भी कोई एंगल बना रहा होगा, और इसी तरह से इस सोलेनाइड के एंड पे जो पॉइंट है P, उसके साथ भी कोई एंगल बना रहा होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये दोनों एज लिया मैंने और ये P पॉइंट एक ले रही हूं मैं ऐसे। ये मान लीजिए जो फर्स्ट एंड है वहां से एंगल अगर θ2 बन रहा है, तो मैं मान लेती हूँ सेकंड वाले एज से एंगल θ1 बन रहा है, ठीक है। एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, हमारी ये पूरी जो रिंग है, ये सर्कुलर कॉइल पूरी कवर हो जाएगी। इसीलिए अभी मैं इसको थीटा के टर्म्स में लेकर के आऊंगी, एक्स या लेंथ के टर्म्स में हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर होता है आपको? तो अब देखिए यहाँ पर, अब अगर हम इस स्ट्रक्चर पे जाएं अपने, हमारा जो ये, तो यहां से हम क्या tan थीटा की वैल्यू ले सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r/x। और थीटा के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में क्यों हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो tan थीटा यहां मैं लिख देती हूँ फ्रॉम द फिगर,
then tan theta is equals to x by, सॉरी परपेंडिकुलर r था r by x, और x क्या हो जाएगा, x को हम क्या लिख सकते हैं, r अपॉन tan थीटा। अब आपने इसको डिफरेंशिएट कर देना है दोनों साइड, दोनों इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे r, और tan थीटा को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू r इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो गया r कॉट थीटा। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू, कॉट थीटा का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर एज इट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमें थीटा की टर्म्स में सारी चीजें मिल गई हैं। अब ये dx की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या आया था, db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, अब मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रही हूँ जो हमने पीछे डिराइव किया है, म्यू नॉट एन डी एक्स इंटू आई अपॉन इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये dx ले आए, अब ये dx की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये देखिए db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n, और dx हमारा क्या है, माइनस r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बाहर हमारा i इंटू आर स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद देखिए अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये x की जगह आपने पुट कर देना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा पावर 3/2। अब ये देखिए db का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। db को इंटीग्रेट करेंगे तो b आ जाएगा, और ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, थीटा 2 से थीटा 1 की तरफ गए हैं, तो b इज इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन हम बाहर लेते हैं, माइनस म्यू नॉट n इंटू आई आर क्यूब हो जाएगा, ये आर स्क्वायर और ये आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, देखिए इधर यहाँ पर ये 2 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर मैं अगर आर स्क्वायर को कॉमन ले लूं, ये आर स्क्वायर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये देखिए इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर पावर सेपरेट आ गई 3/2, और ये तो 3/2 ऑलरेडी था। यहाँ मैं बाहर आपको करके बताती हूँ, आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, और इस आर स्क्वायर पर भी पावर क्या थी 3/2, तो ये हो गया इंटू 3/2, ये कट गया तो आर की पावर 3 आ गया, तो ये हो गया b इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एन आई
आर क्यूब कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, ये आ गया था 2r क्यूब, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। तो b इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट n इंटू आई आर क्यूब कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2r क्यूब, यहाँ आया कॉसेक, 2 से 2 गया, कॉसेक की पावर 3 आ गई, कॉसेक 3 थीटा, कॉसेक कॉसेक क्यूब थीटा। और इंटीग्रेट हम किसकी टर्म्स में कर रहे हैं वो लगाना नहीं भूलना है हमें, थीटा 2 से थीटा 1, थीटा 2 से थीटा 1, हर एक स्टेप पे लिमिट हमें लगानी है एंगल्स की। अब यहाँ देखिए ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक क्यूब से ये कॉसेक स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ एक कॉसेक थीटा बचेगा और ये डी थीटा एज इट इज। अब हमें पता है कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। बस कॉसेक थीटा की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, साइन थीटा। तो अब यहां पर b इज इक्वल्स टू, लिमिट लग गई थीटा 2 से थीटा 1 माइनस म्यू नॉट n आई, और ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो गया साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। तो ये b इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एन आई, म्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर सोलेनॉइड के लिए, और ये आ गया लिमिट थीटा 2 से थीटा 1 और साइन थीटा। अब इंटीग्रेट कर देंगे साइन थीटा को, तो ये हो गया b इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 थीटा 2 से, सॉरी ये तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट लगा देंगे थीटा 2 से थीटा 1। अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो यहां कर रही हूं मैं इसको, तो ये हो गया आपका b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और यहाँ लिमिट लगा देंगे cos थीटा में, तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई किसी भी एक पॉइंट पर जो कि सोलेनॉइड के अंदर है। एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए मान लीजिए आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये सोलेनॉइड है, छोटा सा बना लेते हैं हम। अब इस सोलेनॉइड के अंदर एक ये P पॉइंट है, एक इस एज से एंगल एक्सिस पर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और इस दूसरे एज पे ये एंगल ये दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, B, फाइंड B ऑन एक्सिस। तो अब यहां देखिए यहाँ पर थीटा 2 तो 30 है, थीटा 1 क्या होगा, थीटा 1 30 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर ये 60 मान लीजिए, दोनों एंगल सेम मत लीजिए, 60।
तो थीटा 230 है तो थीटा 160 नहीं होगा, थीटा 1 क्या होगा, ये वाला एंगल, ये थीटा 1 कितना हो जाएगा 120। और बस आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में आप इसको प्लेस कर देंगे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस 120 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। जो भी वैल्यूज आएंगी आप बाद में सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपको दिया जाता कि फाइंड बी ऑन एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, एक्सिस मतलब सेंटर के पास, which is infinitely long, और हम ये भी लिख सकते हैं for which length is much much greater than r। तो देखिए बच्चों, जो सोलेनॉइड आपको गिवन हो कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है या उसकी लेंथ उसके रेडियस से बहुत बड़ी है, तो ये आइडियल सोलेनॉइड होता है। ठीक है, तो आपको एक्सिस पर बी निकालनी है। कैसे करेंगे देखिए, फिर से वही सोलेनॉइड बनाते हैं छोटा सा, कुछ ऐसे। अब ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस पर हमने ये पी पॉइंट मान लिया। तो देखिए एक तो ये एंगल बनेगा, ये थीटा 2 हो गया, और ये दूसरी एक्सिस पर ये वाला एंगल, ये ऐसे, ये क्या हो गया थीटा 1 एंगल। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, थीटा 1 क्या हो गया 180 डिग्री, और थीटा 2 0 डिग्री, क्योंकि एक्सिस पर है, उसी एक्सिस पर। तो सेम वही फॉर्मूला, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, और यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2 मीन्स कॉस 180 माइनस कॉस 0। तो देखिए क्या आएगा, कॉस 180 कितना होता है -1, और कॉस 0 तो यही रहेगा। तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल, और b कितनी आ गई माइनस म्यू नॉट एन आई। याद रखिएगा ये p पॉइंट जो है एक्सिस पर ही है, एक्सिस के ऊपर नहीं है। तो इसलिए ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है इस एंड से और इस एंड पे। और एक चीज आपको और बता दूं, ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है ऊपर, ये जो फॉर्मूला है इट इज वैलिड फॉर एनी सोलेनॉइड, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल। आइडियल और नॉन आइडियल। अब देखिए एक और इसमें केस कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एग्जैक्टली लॉन्ग सोलेनॉइड की एज पर, फाइंड बी एट द एग्जैक्ट एज ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो अब देखिए जैसे ये सोलेनॉइड है, अब एज यही हो गई, जिस एच से, जिस पॉइंट से हम एक एंगल लेते थे जिस एच से, उसी एच की डायरेक्शन में ये पी पॉइंट ले लिया। तो अब यहां पर देखिए थीटा 1 कितना
ये एंगल तो सीधे 90 डिग्री, ये हम θ2 लेते थे इस वाले पॉइंट पर, तो ये कितना है 90 डिग्री, और θ1 कितना हो जाएगा सीधे इसी एच पर अगर है तो ये इसी एच पर, ये कितनी टर्न हो गई 180 डिग्री, इसी पॉइंट से ये टर्न इस एच के लिए, तो ये हो गया 180 डिग्री। और बस आपने जो हमारा फॉर्मूला है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI θ1 माइनस θ2 यानी cos 180 माइनस cos 90, तो 180 कितना होता है -1, ये 0 हो गया, तो ये आ गया आपके पास माइनस म्यू नॉट NI। और अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो जस्ट ओनली म्यू नॉट NI, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट NI। यहाँ पर मैं 2 लिखना भूल गई हूँ, ये 2 आएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट आपको मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पर कि फॉर एनी आइडियल सोलेनॉइड आइडियल सोलेनॉइड यानी अभी बता चुकी हूं मैं, जिसकी लेंथ उसके रेडियस से बहुत ज्यादा होगी और एन भी ज्यादा बहुत ज्यादा होंगी, पर यूनिट लेंथ भी ज्यादा होंगी आइडियल सोलेनॉइड की, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनॉइड के वो 0 के नियर अबाउट होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरा ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये 2 टर्न्स है, यहां से ये करंट अंदर गया और ये ऐसे बाहर आ रहा है लूप के, ये अंदर और ये बाहर। अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ ऐसे, लूप की डायरेक्शन ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर तो अब और जो बाहर होगा हम क्या देख रहे हैं, ये बी ऐसे आ रही है और यहां से ये बी अब ऊपर जा रही है, यानी अपोज कर रही है दोनों मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बी नेट हम क्या लिख देंगे 0, इसीलिए आउटसाइड द सोलेनॉइड जो होगा वो उसका जो बी होता है वो 0 होता है। और बी फॉर एनी पॉइंट इनसाइड ideal solenoid will be equals to mu naught n into I। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि क्या होगा, हमने क्या बोला, रेडियस उस सोलेनॉइड का बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, कुछ ये देखिए कहीं इतना रेडियस रेडियस स्मॉल है, तो रेडियस को हम कंसीडर नहीं करेंगे आइडियल सोलेनॉइड में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक आइडियल सोलेनॉइड में जिसका लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है रेडियस से और जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स भी बहुत ज्यादा है, तो देखो क्या हो जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर बी इनसाइड इज स्ट्रेट, क्योंकि डिस्टेंस दोनों एजेस के बीच में बहुत कम है, तो यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रेट पास होंगी। ठीक है, पैरेलल होंगी, इक्विडिस्टेंट होंगी, तो हम बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होती है।
इसीलिए हम उसको 0 कंसीडर करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो एनसीईआरटी के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। अभी तो हमने क्या किया है, बायो सावर्ट लॉ से निकाला है, अभी हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। ये सोलेनॉइड हमने बना लिया, तो वी आर गोइंग टू डिराइव मैग्नेटिक फील्ड inside a solenoid using Ampere's circuital law। तो कंडीशन तो सेम ही होगी, यहां से फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई और यहां से फील्ड लाइंस बाहर आती हुई। और ये अंदर तो हमें पता ही है फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में जाएंगी। अब देखिए हम यहाँ पर एक पॉइंट P मान लेते हैं, जहां हमने एक क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर एम्पियर सर्किट लॉ को लगा करके हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, तो एक ये P पॉइंट हम मान लेते हैं। अब हमने एम्पियर सर्किट लॉ में क्या सीखा था कि इस P पॉइंट को कट करते हुए एक सिमेट्रिकल लूप बनाना है। इस केस में जो बच्चों लूप होगा वो सिमेट्रिकल जो लूप होगा वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, सर्कल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सर्कुलर लूप बनाएंगे तो सिमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो लूप है ये इसकी लेंथ कितनी है x, और ये वाला जो है ये y। पॉइंट्स के नाम दे देते हैं A B C D। तो A B C D ये हमारा क्या बन गया, एम्पीरियन लूप। अब देखिए, अब मुझे एम्पियर्स लॉ में लगाऊंगी तो क्या है, B डॉट DL और क्या है क्लोज इंटीग्रल किसका आएगा, ABCD लूप का, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हम एम्पीरियन सर्किट लॉ लगाते हैं वो लेंथ पर लगाते हैं, एरिया पे नहीं। तो इसलिए ये बीच में क्या है इसको हमें कंसीडर नहीं करना, सिर्फ ये जो लेंथ है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, इसी लेंथ को कंसीडर करना है। अब देखिए कैसे हम करेंगे, अब एक एक लेंथ लेते हैं। यहां से मैं यहाँ इस पार्ट में आ रही हूँ, यहाँ करती हूँ। तो ये देखिए बी डी एल फॉर लेंथ ए बी प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल फॉर लेंथ बी सी, फिर क्लोज इंटीग्रल हमने सारी लेंथ ले लेनी है फॉर सी डी एंड प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए, ये किसके इक्वल है, म्यू नॉट इनसाइड आई इनसाइड। अब देखिए इस लूप पर ए बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और लेंथ की डायरेक्शन भी ये, दोनों के बीच में एंगल 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 मैग्नेटिक फील्ड। क्यों आई 0, क्योंकि cos 0 BDL cos थीटा, BDL cos थीटा फॉर्मूला होता है, और cos यहाँ पर थीटा कितना है 0, तो cos 0 कितना होता है 0। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ cos, या ये लिख देते हैं एज B इज इक्वल्स टू 0, सीधे सीधे फॉर्मूले में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
BC, AB देखिए लूप के बाहर है, इसीलिए, नहीं तो पैरेलल जा रहे हैं तो हमें पता है कि cos 0 तो, सॉरी मैंने गलती बोल दी, cos 90 0 होता है, cos 0 तो 1 होता है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 है क्योंकि ये लूप के बाहर है, लूप के बाहर, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, इसलिए यहाँ पर भी 0 होगा। मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देती हूँ, as B is 0 here। अब देखते हैं BC लूप पे, देखिए लेंथ परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। अब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी क्योंकि B परपेंडिकुलर है लेंथ के साथ। इसी तरह से अब आते हैं हम CD पे। अब यहाँ देखिए लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री। और यहाँ देखते हैं डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी क्योंकि बी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, और इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला यही है, म्यू नॉट आई इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस क्लोज एम्पीरियन लूप में सिर्फ CD की वजह से बनेगी। तो अब बस हमने क्या करना है, इसी पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि बाकी सब जगह तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो हमने क्या लिखा, बी नॉट बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी नॉट डी एल, कौन से लूप पे, CD, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखिए अभी हमें क्या करना है, पहले अब अंदर करंट कितना है वो निकालते हैं, फाइंडिंग आई इनसाइड। हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, स्मॉल n। तो अगर हम x लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स निकालना चाहते हैं तो वो कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स। एक टर्न में करंट कितना है, I, तो x टर्न्स में करंट कितना हो जाएगा, nx टर्न्स में। करंट इन nx टर्न्स कितना हो जाएगा, nx इंटू आई। अब देखिए बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देनी। अब देखिए क्लोज इंटीग्रल, सॉरी ये तो हम सीधा अब इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, BDL को CD वाले लूप को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, DL को इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, क्योंकि लेंथ कितनी है, x। तो ये हो गया, BDL का इंटीग्रेशन करेंगे Bx इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और I की वैल्यू हम क्या ले आए हैं, NXI। तो ये हो गया NX इंटू आई। तो B, अब यहाँ देखिए Bx इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NX इंटू आई। यहाँ पर ये x से x कैंसल आउट हो गया, तो B कितना आ गया, म्यू नॉट n इंटू आई। तो ये आ गई आपकी सोलेनॉइड के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, ये आपकी डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप देखेंगे बायो-सावर्ट लॉ में भी यही था, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और हमने एम्पियर सर्किट लूप लगाया तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, सेम, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर सोलेनॉइड टॉपिक इस चैप्टर में खत्म होता है।